11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने अमेरिका को हिला के रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 25 साल गुजरने के बाद भी आज तक इसका असर दिखता है। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. In a series of deliberate, deadly terrorist acts. Of the Pentagon. 11 सितंबर सुबह का वक्त था। अमेरिका की फ्लाइट 11 फ्लाई करती है बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसकी डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस थी। इसमें टोटल 92 अफराद थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर और 81 पैसेंजर थे। प्लेन टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद ही पता चलता है कि 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर्स हैं। हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं पैसेंजर्स को ओवरपावर करके और ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक शख्स है मोहम्मद अता, जो कि ट्रेंड है एज अ पायलट। बाय नेशनल ये एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट से कंट्रोल लेता है और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त की मोन्यूमेंटल हिस्टोरिक बिल्डिंग थी उस टाइम अमेरिका की। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क की शान थी। हाईजैकर प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर में जाके क्रैश कर देते, जो कि एक टाइम पे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। Somebody hit the World Trade Center. It's a trade center. World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Brian Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade. ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 AM पे। उस वक्त यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो फ्लोरिडा के एक स्कूल घूमने जा रहे थे। रास्ते में होते हैं वो, और जब उनके व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ को ये खबर पहुंचती है तो वो जॉर्ज बुश को बताते हैं, और जॉर्ज बुश को यकीन ही नहीं आता। वो कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। श्योरली पायलट को हार्ट अटैक आया होगा जो प्लेन क्रैश कर गया। It appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, "Oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something." इसके ठीक 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 को 5 हाईजैकर ने हाईजैक कर लिया है और एक बार फिर पायलट को ओवरपावर कर प्लेन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। पहले क्रैश के सिर्फ 17 मिनट बाद हाईजैकर्स फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ इशारा करते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे साउथ टावर पर जाके क्रैश कर देते हैं। इस वक्त तक जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके होते हैं और एक क्लासरूम में मौजूद होते हैं सेकंड क्लास के बच्चों के साथ। वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है द पेट गोट। एक बार फिर उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं क्लासरूम में घुसते हैं और उनके कान में धीरे से कहते हैं अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश क्लासरूम में बैठे रहते हैं और उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और अगले 7 मिनट तक एक्सरसाइज चलती रहती है। बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, फोटोज लेते हैं और टीचर के साथ बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये 7 मिनट बहुत ही क्रिटिकल हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि 2 प्लेन क्रैश कर गए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाद में बहुत से लोग जॉर्ज बुश को क्रिटिसाइज करते हैं क्यों नहीं उन्होंने फौरन इस चीज का एक्शन लिया, कि जब पता था कि 2 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं, अमेरिका पे हमला हो चुका है, क्रैशेस हो चुके हैं, फिर भी वो इतने मिनटों तक क्लासरूम में ही रहे। दूसरे प्लेन क्रैश होने के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77, जिसने वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। लॉस एंजलिस जा रही थी ये फ्लाइट और इसमें भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट है 93, न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट। इसमें 4 हाईजैकर्स हैं अपेरेंटली। इन दोनों फ्लाइट को टर्न किया जाता है, रीरूट किया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। वाशिंगटन के थोड़ा ही बाहर हेडक्वार्टर है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, जिसे द पेंटागन भी कहा जाता है। हाईजैकर्स प्लेन को वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ते हैं और इस बिल्डिंग पेंटागन में क्रैश कर देते हैं। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक
तीसरे क्रैश के बाद पूरी यूएस एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया जाता है। जो फ्लाइट्स हवा में थी उन्हें फौरन ऑर्डर दिया जाता है कि फौरन लैंड कर जाएं अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर। 9:37 AM पे ये तीसरा क्रैश होता है पेंटागन की बिल्डिंग पे, जिसकी वजह से बिल्डिंग का काफी हद तक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। 9:59 AM जो प्लेन क्रैश हुआ था साउथ टावर में, वहां खतरनाक आग लग जाती है। आग लगने और क्रैश होने की वजह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया और बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। About 9:30 this morning. And this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. इसी बीच चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला, लोगों को डर लगने लगा कि कहां हाईजैक कर ये प्लेन क्रैश करवाएंगे। सस्पेक्ट किया गया कि ये प्लेन क्रैश करवाया जाएगा व्हाइट हाउस में या यूएस के स्टेट में। अब व्हाइट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि ये यूएसए के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है। वहां पे यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूनाइटेड स्टेट के कैपिटल की बिल्डिंग भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो ये सस्पेक्ट किया गया था कि या तो व्हाइट हाउस अगला टारगेट होगा या कैपिटल हिल की ये बिल्डिंग। दूसरी तरफ इस प्लेन में जो लोग मौजूद थे, हाईजैक के बाद कुछ लोगों ने अपना फोन टर्न ऑन कर लिया। इन्हें कॉल्स आने लगी अपने फैमिली मेंबर्स की, जिन्होंने एक्चुअली में इन्हें बताया कि अमेरिका में क्या हो रहा है। 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हो चुका है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स भी किया जा चुका है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे मुसाफिरों ने रियलाइज कर लिया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, जैसे पहले प्लेन क्रैश करवाए गए ये प्लेन भी क्रैश हो सकता है। तो इनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, या तो बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहते कि कैसे हाईजैकर इस प्लेन को भी क्रैश करवा देंगे, या फिर ये लोग हिम्मत उठाते हाईजैकर से लड़ने की। इन मुसाफिरों ने हिम्मत दिखाई हाईजैकर से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 में बैठे मुसाफिरों ने फाइट बैक करना शुरू किया हाईजैकर्स के अगेंस्ट। प्लेन में हल्ला मच गया और आगे की कहानी इतनी क्लियर नहीं है कि बता सकूं आगे क्या हुआ। उस प्लेन की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो मुसाफिर कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं, वो हाईजैकर्स को ओवरपावर कर पाए या नहीं कर पाए, ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि पैसेंजर ने लड़ने की कोशिश जरूर की और इवेंचुअली ये प्लेन क्रैश लैंड हो गया एक फील्ड पर, एक खाली खेत पे। एक चीज तो पक्की है कि पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची। यहाँ पे 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दूसरा नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है अमेरिका के लिए, तो पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं अलग अलग इंसिडेंट पर और 6000 से ज्यादा इंजर्ड हैं। कई लोग पेंटागन में मारे गए तो कई लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और कई जो इन प्लेन्स में मौजूद थे। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है उसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा इसका रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 9/11 के अटैक के कुछ ही दिनों बाद उसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देता है कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो डिनाई कर देता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 2004 में जब यूएस की इलेक्शंस होती हैं, इस इंसिडेंट के 3 साल बाद एक टेप रिकॉर्डिंग पब्लिक की जाती है उसामा बिन लादेन की तरफ से, जिसमें वो सारी जिम्मेदारी लेता है इस हमले की। उसामा अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देता है कि इन हमलों को करवाने के पीछे अल कायदा के कई मोटिवेशन थे। यूएस से जो मिडल ईस्ट में इंटरफेयर करने लगा था, इसराइल को सपोर्ट करने लगा था, लेबनान को सपोर्ट कर रहा था मुस्लिम के अगेंस्ट, चेचनिया में रशिया को सपोर्ट करने लगा था मुस्लिम के अगेंस्ट क्राइम को, इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शन डिक्लेयर कर रहा था यूएस से, सऊदीया के साथ कोलैबोरेशन, अपने ट्रूप्स को भेज रहा था सऊदी अरेबिया में। ऐसे कई रीजन लिस्ट किए जाते हैं उसामा बिन लादेन की तरफ से कि हमने इसीलिए अमेरिका पर हमला किया, कि बेसिकली हम अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे इन सब चीजों के लिए। इन सब रीजन का कंक्लूजन यही था कि अमेरिका का मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बढ़ रहा है। इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आगे की कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इस बात को लेके। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है इन हमलों का। इन 1993 में यही शख्स इन्वॉल्व था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग में। इसको और 4 और अक्यूज्ड लोगों को ग्वांतानामो जेल में डाला जाता है। दूसरी तरफ उसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है मई 2011 में। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि एक आम इंसान पे इन हमलों का क्या असर हुआ। और यहाँ पे सिर्फ मैं अमेरिका के आम आदमी की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया के आम आदमी की बात करूंगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते किस किस हद तक इम्पैक्ट पड़ा है इन हमलों का। इस 9/11 हमले के सिर्फ 6 हफ्तों बाद
एक पेट्रियट एक्ट पास किया गया जल्दी जल्दी में कांग्रेस में। कई पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट में मौजूद थे उन्होंने इस बिल को पढ़ा तक नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं हुई इस पे, बस इस एक्ट को पास कर दिया गया। इस एक्ट में क्या खास बात थी? ये एक्ट यूएस गवर्नमेंट को भरपूर पावर देता था, अथॉरिटी देता था यूएस की गवर्नमेंट को कि वो अपने ही लोगों पर स्पाई कर सकते हैं, उन पे नजर रख सकते हैं। साथ साथ इस एक्ट ने जुडिशरी की पावर को कम कर दिया और उसी के साथ ये सबको कवर करता था। फिर लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैसे गवर्नमेंट ने पेट्रियट एक्ट का इस्तेमाल कैसे किया, टेररिस्ट थ्रेट्स को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल किया अपने डिसेंडर्स को साइलेंस करने के लिए। मतलब जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उनकी आवाज बंद कराने के लिए। 9/11 के करीब 12 साल बाद विसल ब्लोअर टेरिफाइंग एक्सपोज करते हैं इस चीज का। दुनिया भर में खबर फैलती है कि कैसे यूएस गवर्नमेंट सर्विलियंस करने लगी है, स्पाई करने लग रही है, एनएसए फोन रिकॉर्ड को कलेक्ट करने लग रही है डेली कस्टमर्स के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी वारंट के। लोगों को बिना बताए उन पर स्पाई कर सकती थी यूएस की गवर्नमेंट, और करती थी। 9/11 के बाद एक और बड़ा हैरानकुन बदलाव आया एयरपोर्ट सिक्योरिटी नॉर्म्स पर। आप हैरान हो जाओगे, 2001 से पहले दुनिया के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर ज्यादा चेकिंग नहीं की जाती थी, बस आईडी चेक करते थे और जैसा मेटल डिटेक्टर आप शॉपिंग मॉल जाते हुए देखते हैं वैसा हुआ करता था। बस इसी तरह का सिक्योरिटी चेक हुआ करता था। लेकिन 9/11 के बाद सब कुछ बदल गया। आज के टाइम पे फुल बॉडी स्कैन, मैंडेटरी पर्सनल आईडी चेक होता है, पासपोर्ट चेक होता है, बोर्डिंग पास दिया जाता है आपको, आपकी पॉकेट खाली करने को कहा जाता है, बैग्स भी जब चेक होते हैं आपको लैपटॉप और बाकी डिवाइस निकाल कर चेक करवाना पड़ता है, लिक्विड कितने कैरी कर सकते हो आप एयरक्राफ्ट में ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, और इतनी सारी छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। 2002 के बाद एक्सप्लोजिव डिटेक्शन सिस्टम डिप्लॉय किए गए थे नेशन वाइड, और बाद में बाकी दुनिया में भी यही किया गया था। अर्ली 2003 में पहली बार पायलट्स को हथियार दिए गए थे अपनी हिफाजत के लिए, फिर डोर्स को रीइंफोर्स किया गया प्रोटेक्शन के लिए। उसामा ने हमला करने के पीछे एक्सक्यूज यूज किया था कि यूएस से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत इंटरफेयर कर रही है, लेकिन उसके बाद ये चीज और ज्यादा देखने को मिली। 9/11 के बाद यूएस अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप को सीक आउट करने के लिए, जिसकी कहानी हमने आज तक होती हुई देखी है। 20 साल तक यूएस अफगानिस्तान में रहता है। हालांकि सामा बिन लादेन को तो जरूर मार दिया जाता है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वेस्ट होते हैं यूएस टैक्स पेयर के। बहुत सारे यूएस सोल्जर की जाने जाती हैं और बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं इन लड़ाइयों में। इसके अलावा यूएस इराक में भी इन्वेड करता है, और याद है कि उसामा ने कहा था कि मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है इसलिए मैं ये रिवेंज ले रहा हूँ। 9/11 के बाद मुस्लिम्स पे अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक नई लहर देखने को मिलती है जेनोफोबिया के मुस्लिम्स और साउथ एशिया के अगेंस्ट। 2001 में ही 481 हेट क्राइम्स होते हैं मुस्लिम के अगेंस्ट, और इतना ही नहीं, सिखों के खिलाफ भी हेट क्राइम्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेशनलिस्ट लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते मुस्लिम्स और सिख्स में। ऐसे ही एक हेट क्राइम के विक्टिम थे बलबीर सिंह सोढ़ी। 15 सितंबर को उन्होंने पैसे डोनेट किए थे 9/11 के विक्टिम के लिए। वो हैरिजोना में अपने गैस स्टेशन के बाहर फ्लावर प्लांट कर रहे थे जब उनको मार दिया गया। उनका किलर फ्रैंक रोक तो अरेस्ट हो गया और आज तक अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके बाद कुछ सिख लोगों ने अपनी दाढ़ियां भी शेव कर दी और टर्बन पहना भी छोड़ दी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी सिख और मुस्लिम्स पे हेट क्राइम रेट बढ़ते ही चले गए। अमेरिकन के दिलों में जो डर का खौफ बढ़ा इन हमलों के बाद, बहुत सारे बेगुनाह लोगों को उठाकर जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया, एक बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट अब्यूजेस देखने को मिले। और जो अमेरिका की अवाम थी वो इसके काफी फेवर में थी। उन्हें लग रहा था कि ये जो भी टॉर्चर हो रहा है, बेगुनाह लोग पकड़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये सब जस्टिफाइड है टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। कई क्रिटिक्स कहते हैं कि जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर थी वो काफी सिनोनिमस बन चुकी थी टॉर्चर से। इससे बेसिकली हुआ क्या कि और भी ज्यादा लोग टेररिज्म का रास्ता अपनाने लगे, गुस्से में या रिवेंज की फॉर्म में। तो इस पूरी कहानी में मुझे एक सिंपल सा लेसन दिखता है, एक्सट्रीमिज्म ब्रीड्स एक्सट्रीमिज्म, an eye for an eye makes the whole world blind। उसामा ने कहा था कि मैं रिवेंज ले रहा हूँ जो यूएसए ने किया उसका, वहां पर कुछ बेगुनाह लोगों को मारकर। तो जब उसामा ने ये कर दिया तो अब यूएसए कह रहा है मैं रिवेंज ले रहा हूँ।
जो उसामा ने किया था उसका, जो उसने अफगानिस्तान में इन्वेड करके किया, वहां पे भी कुछ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और जो लोग मारे जाते हैं उनकी फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि यूएसए ने हमारे साथ ये किया था, हम इसका रिवेंज लेंगे और कोई टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो कहानी है एक के बदले एक कंटिन्यू रहती है, एंडलेस डाउनवर्ड स्पाइरल है ये, जिसका कोई एंड नहीं। एक टेररिस्ट मारा जाता है तो वहां पे दूसरा टेररिस्ट पैदा किया जाता है और आज के दिन आप देख लें कि उसामा बिन लादेन तो मारा गया, एक नई ऑर्गेनाइजेशन आईसिस उभर कर आ गई। और जो यूएस की गवर्नमेंट ने अपनी अवाम के साथ किया उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने डर में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम्हें रियलिटी ना दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।